हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे हन्ना आरेंट के मानवाधिकार के विषय में क्या विचार हैं इस पर। हन्ना आरेंट मानवाधिकारों की सार्वभौमिक धारणा में विश्वास नहीं रखती। उन्होंने इस धारणा का विरोध किया है और इसके स्थान पर नागरिक अधिकारों की धारणा का समर्थन किया है। मानवाधिकार की धारणा और नागरिक अधिकार की धारणा में क्या अंतर है, इसे आपको समझ लेना चाहिए। मानवाधिकार वो आधारभूत परिस्थितियां हैं जो मनुष्य को जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, और ये परिस्थितियां इस धरती पर रहने वाले हर मनुष्य को मिलनी चाहिए, चाहे उसकी राष्ट्रीयता, उसकी प्रजाति, उसका देश, उसकी नस्ल, उसका रंग, उसका लिंग कुछ भी क्यों ना हो। ये मानवाधिकार कहलाती है। यानी जो परिस्थितियां मानव मात्र को उपलब्ध हैं या उपलब्ध होनी चाहिए मानव के रूप में गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, वो आधारभूत परिस्थितियां मानवाधिकार कहलाती हैं। और इन मानवाधिकारों पर चर्चा परिचर्चा लंबे समय से होती रही है। अंतिम रूप में इन अधिकारों को घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को, जिसे मानवाधिकार घोषणा के नाम से जाना जाता है। इस सर्वव्यापी घोषणा में जो सभी राष्ट्रों पर लागू है, जो भी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, वो सब इसके दायरे में आते हैं। इस घोषणा के अंतर्गत 30 अनुच्छेद दिए गए हैं और इन अनुच्छेदों के माध्यम से हर व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे जीवन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अवकाश का अधिकार, विश्राम का अधिकार, परिवार का अधिकार, भाषा और संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार, शरण प्राप्त करने का अधिकार। नागरिक अधिकार किसे कहते हैं? नागरिक अधिकार भी वास्तव में मानव अधिकार ही हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं, आधारभूत परिस्थितियां हैं ये अधिकार भी। लेकिन ये अधिकार, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, केवल एक देश के नागरिकों को उपलब्ध होती है और ये अधिकार उस देश के नागरिकों को उस देश की सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सभी नागरिकों को जो अधिकार उसने घोषित किए हैं उन अधिकारों को उपलब्ध कराए। और अगर कोई संस्था या संगठन या समाज का दूसरा व्यक्ति उस नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है, तो नागरिक को भी इस बात का अधिकार होता है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी प्रयास कर सके, न्यायालय की शरण ले सके। न्यायालय का दायित्व बनता है कि संबंधित व्यक्ति को उसके अधिकार उपलब्ध कराए। ये नागरिक अधिकार होते हैं। नागरिक अधिकार और मानव अधिकार के पीछे जो मूलभूत अंतर है वो ये है कि नागरिक अधिकारों के साथ बाध्यता की धारणा जुड़ी हुई होती है। उनका उल्लंघन करने पर व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, लेकिन मानव अधिकारों के साथ कोई बाध्यकारिता नहीं है। अगर किसी मानवाधिकार का उल्लंघन किसी भी राज्य की सरकार के द्वारा या संगठन के द्वारा किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति इस बात का दावा नहीं कर सकता
से ये अधिकार मिलने ही चाहिए। मसलन संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में जो 30 अनुच्छेदों के माध्यम से मानवाधिकार दिए गए, उन मानवाधिकारों की अगर रक्षा नहीं होती है तो कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता, इस बात की डिमांड नहीं कर सकता कि ये अधिकार उसे उपलब्ध क्यों नहीं है, जबकि नागरिक अधिकारों की डिमांड उसके द्वारा की जा सकती है। जैसे भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, वो नागरिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि कोई भी भारतीय नागरिक न्यायालय में जा सकता है अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो। लेकिन विश्व के नागरिक के रूप में, वैश्विक समुदाय के सदस्य के रूप में, वही भारतीय अगर किसी देश में शरण लेता है और शरणार्थी के रूप में उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो किसी न्यायालय में नहीं जा सकता। कहने को अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वो कार्य करता है, लेकिन उस न्यायालय के आदेशों को मानना या ना मानना एक राष्ट्र की इच्छा पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो भी संधियां होती हैं, समझौते होते हैं, सौजन्यतावश हर राष्ट्र से अपेक्षा की जाती है कि वो उन सिद्धांतों को, उन नियमों को मानेगा, उन अभिसमयों को मानेगा। लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो ऐसा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसे बाध्य नहीं कर सकता, उसे दंडित नहीं कर सकता। ये फर्क होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेशों में। राष्ट्रीय न्यायालय बाध्य कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बाध्य नहीं कर सकता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो विभिन्न राष्ट्र सक्रिय हैं, संगठित हैं, वो राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र हैं। उनकी सत्ता अपने आप में सर्वोच्च है। ये उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वो उस आदेश को माने या ना माने। लेकिन राष्ट्रीय जगत में राष्ट्रीय न्यायालयों के जो निर्णय हैं वो उस राष्ट्र के नागरिकों पर लागू होते हैं, और वो नागरिक संप्रभु नहीं है कि वो मना कर दे कि उन आदेशों को नहीं मानेंगे। तो ये बेसिक फर्क हो जाता है मानवाधिकारों की धारणा और नागरिक अधिकारों की धारणा में। जहां तक हन्ना आरेंट की बात है, आरेंट मानवाधिकारों की धारणा में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि उनकी मान्यता है कि मानवाधिकारों के पीछे कोई कानूनी सत्ता नहीं होती। अगर उनका उल्लंघन नहीं होता, उल्लंघन किया जाता है, तो उसको रोकने के लिए कोई सत्ता प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर पाती। इसलिए मानवाधिकार होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। हर राष्ट्र अपनी संप्रभुता की दुहाई देता है, इसलिए मानवाधिकारों के पालन के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। आप आए दिन सुनते हैं बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, जो विभिन्न देशों में मानवाधिकारों की स्थिति का अध्ययन करती हैं और अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं। उन रिपोर्ट्स में अक्सर ये मामले उठाए जाते हैं कि कहां-कहां, किन-किन देशों की सरकारों के द्वारा किन-किन मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन ऐसे मसले सिर्फ उठाए जाते हैं, उस उल्लंघन को रोकने का कोई प्रभावी प्रयास नहीं किया जाता। संयुक्त राष्ट्र संघ जरूर कार्यरत है, लेकिन उस संस्था के पास भी बाध्यकारी अधिकार नहीं है जो संप्रभु राष्ट्रों को मानवाधिकारों का उल्लंघन करने से रोक सके। इसीलिए आरेंट ये कहती हैं कि जब मानवाधिकारों को सही तरीके से क्रियान्वित ही नहीं किया जा सकता, तो फिर उनके वजूद का कोई महत्व नहीं रह जाता। और ऐसा आरेंट इसलिए कहती है क्योंकि स्वयं उन्होंने जर्मनी से अमेरिका जाकर बसी थी। वो एक शरणार्थी के रूप में उन्होंने अपना जीवन जिया था और ये अनुभव किया था
के अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य की सत्ता होनी जरूरी है, क्योंकि शरणार्थियों की अधिकारों की बात भी जहां तक की जाती है, उन अधिकारों की रक्षा भी तभी हो सकती है जब बाध्यकारी तरीके से राज्य के द्वारा अपनी शक्ति के बल पर, अपनी सत्ता के बल पर उसका क्रियान्वयन कराया जाए। आप ये जानते हैं कि इस समय दुनिया भर में जो शरणार्थी हैं, जिन लोगों ने अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण ली है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक 80 मिलियन लोग इस दुनिया में अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए बाध्य हुए हैं। और एक व्यक्ति अपना देश छोड़कर क्यों जाता है? क्योंकि मातृभूमि से लगाव हर व्यक्ति को होता है, लेकिन उसके अपने देश में ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जहां जीवन जीना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है, या गरिमापूर्ण ढंग से वो अपना जीवन नहीं जी सकता। जैसे किसी देश में बहुत ज्यादा हिंसक गतिविधियां होने लगती हैं, आतंकवादी हिंसा होने लगती है, या उस राज्य के दो गुट ही आपस में भिड़ जाते हैं, गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है, या बहुत से देशों में, आपने अफ्रीकन देशों में देखा होगा कि प्राकृतिक आपदा के कारण बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में जाते हैं, और कोई इल्लीगली तो दूसरे देश में जा नहीं सकता। वो व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों की सरकारों से शरण की डिमांड करते हैं, और संबंधित सरकारें यदि उसकी अनुमति देती हैं तो वो उस राज्य में शरणार्थी के रूप में रहते हैं। शरण लेने वाले जो व्यक्ति हैं, वो ज्यादातर हम देखते हैं कि सोमालिया, अफगानिस्तान, सीरिया, सूडान जैसे देशों के नागरिक हैं, जिनके देश की परिस्थितियों ने उन्हें बाध्य किया कि वो दूसरे देशों में शरण लें। हन्ना ये कहती है कि इन शरणार्थियों की जो स्थिति है दूसरे देशों में जहां उन्होंने शरण ली है, वहां भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहां भी उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि वहां की जो सरकारें हैं उनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करती हैं। यानी जैसा बर्ताव वो अपने नागरिकों के साथ करती हैं, अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करती हैं, वैसा बर्ताव वो शरणार्थी समूह के साथ नहीं करती। उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उन्हें घूमने फिरने तक की आजादी नहीं होती। हन्ना ये तक कहती हैं कि अमेरिका, जिसे हम एक विकसित लोकतंत्र के रूप में जानते हैं, समृद्ध लोकतंत्र के रूप में जानते हैं, वहां भी जो यहूदी संगठन है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। हन्ना स्वयं एक यहूदी थी, यहूदी संगठनों से उनका जुड़ाव था। उन्होंने अनुभव किया था कि कैसे अमेरिकी सरकार के द्वारा भी इन यहूदी संगठनों या यहूदी लोगों के प्रति कैसा बर्ताव किया जा रहा है। उन्हें सामान्य नागरिक सा व्यवहार नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उन मानवाधिकारों की चर्चा करना बेमानी हो जाता है जिनकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई, क्योंकि उस घोषणा में ये माना गया कि हर व्यक्ति को शरण लेने का अधिकार भी है। वो दूसरे देशों में जा सकता है, शरण ले सकता है, रह सकता है। हन्ना ये मानती है कि व्यवहार में इन मानवाधिकारों की प्राप्ति में बहुत सारी बाधाएं हैं, इसलिए मानवाधिकारों की धारणा एक कोरा आदर्श बनकर रह जाती है, व्यवहार में उनका क्रियान्वयन संभव नहीं होता। भारत जैसे देश में भी हम देख रहे हैं कि जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं या बांग्लादेशी शरणार्थी हैं, दूसरे देशों से आए हुए शरणार्थी हैं, उन्हें भी यदाकदा ये शिकायत रहती है
कि सरकार के द्वारा उनके हित के अनुरूप उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य नहीं किया जा रहा है। जैसे अभी आपने देखा कि असम में जो नागरिकता रजिस्टर बनाया गया, उस नागरिकता रजिस्टर के कारण बहुत सारे शरणार्थी जो लंबे समय से असम में रह रहे थे, उन्हें अब असम छोड़ने के लिए विवश होना पड़ेगा, वापस अपने देश में जाना पड़ेगा। तो इन शरणार्थियों की मजबूरी होती है कि वो दूसरे देशों से आते हैं, लेकिन जो देश उन्हें शरण देता है उसके भी अपने कानूनी प्रावधान होते हैं, उसकी भी अपनी जरूरतें होती हैं। कई बार जो देश के नागरिक होते हैं वो ही उसका विरोध करते हैं, क्योंकि बाहर से लोगों के आने से संसाधनों पर दबाव पड़ता है, उनका रोजगार उनसे छिनता है, क्योंकि जो लोग आए हैं उनके भी रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए, तभी वो मनुष्य के रूप में अपना जीवन जी सकेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं, बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए हर राज्य के द्वारा भी शरणार्थियों के विषय में कुछ नियम और उपनियम बनाए जाते हैं, कुछ कानूनी प्रावधान किए जाते हैं। जैसे भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो इल्लीगल रूप में भारत में रह रहे हैं, उनको भारत छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों को तो शरणार्थी मानते हुए उन्हें नागरिकता का दर्जा प्रदान किया जाएगा। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो अपने देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित रहे हैं अल्पसंख्यक समूह के रूप में, उनको तो भारत सरकार शरण देगी इस कानून के अनुसार। लेकिन जो धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है, फिर भी वो अपना देश छोड़कर भारत में आए हैं, उन पर कोई विचार नहीं करेगी भारत सरकार, ऐसा इस कानून में प्रावधान है। तो कहने का मतलब ये है कि जो शरणार्थियों के अधिकार हैं, उनके जो मानवाधिकार हैं, व्यवहार में उनको प्राप्त करने में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। इन्हीं कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हन्ना आरेंट ये कहती हैं कि व्यवहार में मानवाधिकारों की धारणा का कोई महत्व नहीं रह जाता। इससे तो अच्छा ये है कि शरणार्थियों को नागरिकता का दर्जा प्रदान किया जाए और नागरिक के रूप में उन्हें अधिकार प्रदान किए जाएं, क्योंकि नागरिक अधिकारों के प्रति राज्य और सरकार ज्यादा संवेदनशील होते हैं और इनका उल्लंघन होने पर खुद नागरिक भी न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो मानवाधिकार की धारणा के स्थान पर नागरिक अधिकार की धारणा ज्यादा प्रभावी है और हन्ना आरेंट इसी धारणा का समर्थन करती है। उनके ये विचार उनके निजी अनुभव पर आधारित है। समसामयिक समय में भी हम जो मानवाधिकारों के क्रियान्वयन की स्थिति देखते हैं, मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध जो शिकायतें सुनते हैं, उससे आरेंट की ये धारणा पुष्ट होती है। अब हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के विषय में आरेंट के क्या विचार है। स्वतंत्रता की धारणा एक केंद्रीय धारणा है राजनीति विज्ञान की। लंबे समय से इस पर विचार विमर्श होता रहा है। खासतौर से उदारवाद की धारणा स्वतंत्रता केंद्रित है। उदारवादी धारणा के अंतर्गत क्या माना गया कि स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की परिस्थितियां उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। स्वतंत्रता हर व्यक्ति का अधिकार है और इस अधिकार की उपलब्धि राज्य का दायित्व है। राज्य या समाज की ओर से ऐसा कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता हो। ये स्वतंत्रता वैचारिक हो सकती है, क्रियात्मक हो सकती है
संगठन बनाने की हो सकती है। लेकिन आरंट ने स्वतंत्रता की इस धारणा पर उदारवादियों की दृष्टि से नहीं, बल्कि दार्शनिक दृष्टि से विचार किया है। दार्शनिक दृष्टि से स्वतंत्रता का विश्लेषण किया गया है आरंट के द्वारा अपनी पुस्तक ऑन ह्यूमन कंडीशन में, जिसमें उन्होंने वैचारिक स्वतंत्रता पर जोर दिया है और उसकी नए तरीके से व्याख्या की है। कैसे व्याख्या की है? वो ये मानती है कि स्वतंत्रता मानवीय गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। मनुष्य की कोई भी कार्यवाही अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए होती है, लेकिन मानवीय गतिविधियों के जो 3 स्तर होते हैं, जिन्हें आरंट ने श्रम, कार्य और कार्यवाही का नाम दिया है, इन तीनों स्तरों में स्वतंत्रता समान रूप से सुरक्षित नहीं होती, या व्यक्ति के द्वारा ये जो तीनों कार्य किए जाते हैं उसमें स्वतंत्रता अपने मूल रूप में मौजूद नहीं रहती, ऐसा आरंट मानती है। आरंट ये कहती है कि हर व्यक्ति अपना जीवन जीने के लिए अपने जीवन में 3 तरह की क्रियाएं करता है, 3 तरह के कार्य करता है, 3 तरह की गतिविधियां होती हैं उसकी। पहली गतिविधि श्रम होती है, जिसे आरंट कहती है कि ये सबसे निचले स्तर की गतिविधि है, जब मनुष्य शारीरिक श्रम करता है और इस श्रम के माध्यम से वो अपने जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए संसाधनों और सुविधाओं को जुटाता है। जैसे हमारे लिए जीवन के लिए सबसे आधारभूत आवश्यकता क्या है? भोजन, वस्त्र और आवास। इन तीनों की उपलब्धि के लिए जब हम शारीरिक श्रम करते हैं, हम भोजन की सामग्री जुटाएंगे, फिर भोजन बनाएंगे, तब हमारे शरीर को भोजन प्राप्त होगा। तन को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए। वस्त्र का निर्माण या तो हम खुद करेंगे या बाजार से खरीद कर लाएंगे। बाजार से खरीदने के लिए कोई आर्थिक गतिविधि करेंगे, कोई रोजगार अपनाएंगे। तो ये क्रियाएं कैसी हैं? आरंट कहती हैं ये श्रम से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, जो मनुष्य अपनी शारीरिक आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। दूसरी गतिविधि को वो नाम देती है कार्य का। कहती है जब हमारी दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो कुछ और भी आवश्यकताएं होती हैं जिनको पूरा करने की चाह हमें होती है। और इन अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब हम गतिविधि करते हैं या कार्य करते हैं, तो वो कार्य की श्रेणी में आता है। जैसे एक शिल्पी जो कुछ भी बनाता है अपने हुनर के अनुसार, या कार्य करता है, भवन निर्माण करता है, नक्काशी करता है, तो इस तरह का कार्य करके वो सभ्यता के निर्माण में योगदान देते हैं। हम आज 7 वंडर्स के रूप में समाज के, राष्ट्र के, दुनिया के आश्चर्यों के रूप में जिन भवनों को देखते हैं, ऐतिहासिक भवनों को देखते हैं, वो इसी कार्य से संबद्ध है, जिनका निर्माण शिल्पियों के द्वारा सभ्यता के विकास की दृष्टि से किया गया। कि इस युग में लोगों के द्वारा अपने समय की पहचान को कायम रखने के लिए इस तरह का निर्माण कार्य किया गया।
आगरा का ताजमहल आप देखते हैं कि वो दुनिया के वंडर्स में से एक है, आश्चर्य में से एक है। या मिस्र के जो पिरामिड्स हैं वो भी हैं, आश्चर्य की श्रेणी में है, क्योंकि उनकी शिल्प रचना जैसी है वो अद्भुत है, अनोखी है। तो आरंट ये कहती है कि ऐसी गतिविधियां यानी शिल्पियों के कार्य की श्रेणी में आते हैं जो सभ्यता के निर्माण में योगदान देते हैं। तीसरी जो गतिविधि मनुष्य के द्वारा की जाती है, जिसे आरंट कहती हैं कि वो सर्वोच्च मानवीय गतिविधि है या सर्वोत्तम मानवीय क्रिया है, उसको वो कहती है कार्यवाही। और ये कार्यवाही राजनीति का विषय है। कैसे राजनीति का विषय है? क्योंकि इस कार्य को करने में समान नागरिक अपनी अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए इस दुनिया के विषय में भिन्न भिन्न तरीके से विचार करते हैं, विचार को अभिव्यक्त करते हैं और मानवीय सभ्यता और संस्कृति को एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य करते हैं। आरंट ये कहती हैं कि ये जीवन का सार्वजनिक क्षेत्र है जो सभी के जीवन से संबंधित है। ये जो दो क्रियाएं हैं, श्रम और कार्य, ये निजी जीवन से संबंधित है, क्योंकि इनको करते समय व्यक्ति अपने ही जीवन की रक्षा करने, अपने शरीर को कायम रखने, अपनी इच्छा की पूर्ति करने के कार्य में संलग्न रहता है। लेकिन ये जो कार्यवाही है जिसका संबंध राजनीति से है, आरंट ऐसा मानती हैं, इसमें सभी के हित के लिए विचार किया जाता है। राजनीति में कार्य करने वाले लोग केवल अपने हित को ध्यान में रखते हुए कार्य नहीं करते, बल्कि ऐसे कार्यों को संपन्न करते हैं या ऐसे कार्यों को करने पर विचार करते हैं जिससे समूचे समाज को, समूची दुनिया को लाभ पहुंच सके। ये जीवन का सार्वजनिक क्षेत्र है क्योंकि इसका संबंध सभी से है, समाज के सभी सदस्यों से है। और आरंट ने इसे विचार की स्वतंत्रता का क्षेत्र कहा है। यही वैचारिक स्वतंत्रता है आरंट की दृष्टि में। यूनानी दार्शनिक जो थे वो भी ये मानते थे कि राजनीति का जो क्षेत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हालांकि आज स्थितियां बदल गई हैं। आज क्या माना जाने लगा है कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ स्काउंड्रल्स। बदमाशों का, गुंडों का अंतिम आश्रय स्थल राजनीति है। जिन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता वो राजनीति में जाते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं रहा है। प्राचीन यूनान में राजनीति में वही लोग जाते थे जो समाज के सबसे बुद्धिजीवी लोग माने जाते थे, जिनमें चिंतन की क्षमता होती थी कि कैसे समाज को दिशा दिखाई जा सकती है, कैसे समूचे समाज का हित किया जा सकता है। नाना दृष्टियों से लोग विचार करते थे, व्यक्त करते थे और उन विचारों को क्रियात्मक रूप प्रदान करने का प्रयास करते थे राजनीति के माध्यम से, शासन क्रिया के माध्यम से। और यूनान में तो ऐसे लोगों को ही नागरिकता का दर्जा दिया जाता था जो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी निभाते थे। और राजनीति को बुद्धिजीवियों के प्रवेश का क्षेत्र माना जाता था। यानी जो समाज का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो राजनीति में जाएगा। आजकल क्या देखते हैं हम कि जो बुद्धिजीवी हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो किस पेशे को पसंद करते हैं? या तो वो सिविल सर्विसेज में जाएंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे और उसके बाद उद्योग के क्षेत्र को अपनाएंगे। आज ऐसा होता है, लेकिन प्राचीन यूनान में ऐसा नहीं होता था। प्राचीन यूनान में जो समाज का सबसे क्रीम इंटेलेक्ट होता था,
वो राजनीति की तरफ जाता था। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में लोगों का प्रवेश होता था। तो आरंट भी यूनानियों के इस विचार से सहमत हैं। राजनीति सार्वजनिक क्रिया का क्षेत्र है और ये मनुष्य की सर्वोत्तम गतिविधि में आता है। मनुष्य जो भी कार्य करता है, उन कार्यों में, उन गतिविधियों में सबसे ज्यादा महत्व इसी सार्वजनिक क्रिया का है, जिसको आरंट कार्यवाही या एक्शन का नाम देती है। इन तीनों गतिविधियों की अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हुए आरंट ने पहले श्रम को परिभाषित किया कि लेबर क्या चीज है। आरंट कहती हैं, श्रम का तात्पर्य मनुष्य की ऐसी गतिविधि से है जिसमें उसकी चेतना का स्तर पशु के समान होता है। जैसे एक पशु किस लिए गतिविधि करता है? अपनी दैनिक और आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। वैसे ही जो लोग श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम का कार्य व्यक्ति के द्वारा अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसलिए आरंट ने श्रम आधारित मानवीय गतिविधि को पशु तुल्य माना है। हालांकि आरंट का यह विचार उस मार्क्सवादी विचार के नितांत विपरीत है, जिसमें शारीरिक श्रम को महिमा मंडित किया गया है। और मार्क्स जैसे दार्शनिक ने क्या विचार व्यक्त किया कि इन श्रम जीवियों को समाज में जो उचित सम्मान मिलना चाहिए, महत्व मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। उल्टा ये शोषण का शिकार बन रहे हैं। तो इन श्रमजीवियों को कैसे शोषण से मुक्त किया जाए और कैसे समाज में इनके श्रम की महत्ता स्थापित की जाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मार्क्सवादी दर्शन सामने लाया गया। लेकिन आरंट इस विचार से सहमत नहीं है। वो श्रम को मानवीय गतिविधि के 3 स्तरों में सबसे निचले स्तर पर स्थान देती है। दूसरी जो गतिविधि है कार्य या वर्क की, आरंट कहती है कि कार्य का तात्पर्य मनुष्य की ऐसी गतिविधि से है जिसके माध्यम से वो जीवन की अन्य जरूरतों को पूरा करता है। इस गतिविधि में थोड़ा बहुत मनुष्य में चेतना आ जाती है। इस स्तर पर तो वो चेतना विहीन होकर पशु तुल्य कार्य करता है। जैसे पशु में कोई चेतना नहीं होती ऐसा माना जाता है, वैसे ही श्रम करते समय मनुष्य चेतना शून्य होता है। वो सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए श्रम करता है। आरंट ये कहती है कि जब मनुष्य कार्य कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, तो वर्क करते समय उसके अंदर चेतना तो होती है, और वो इस रूप में कि वो अपने आप को वस्तु से अलग करके देख पाता है। वो समझ पाता है कि जिसके लिए वो कार्य कर रहा है, जिस चीज को पाने की चाहत है, वो वस्तु है, पृथक है उसके अपने अस्तित्व से। क्योंकि मनुष्य सिर्फ वस्तुओं का उपभोग करने के लिए नहीं बना है, बल्कि मानवीय जीवन का एक उच्चतर लक्ष्य है। और उच्चतर लक्ष्य क्या है? मनुष्य के रूप में आचरण करना, मनुष्यत्व को प्राप्त करना, इंसानियत के गुणों को हासिल करना। तो यहां इस स्तर पर वो इन गुणों से परिचित तो होता है, लेकिन उन गुणों के लिए वो कोई कार्य नहीं कर पाता। वो कार्य किस लिए करता है? वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, उपभोग की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। तो इस विचार के माध्यम से हन्ना उपभोक्तावादी संस्कृति पर प्रहार करती है, जिस संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य एक के बाद दूसरे उपभोग की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अहरनिश दिन रात प्रयत्नशील रहता है, और इस कारण वो मनुष्यता की सर्वोच्च स्थिति में नहीं पहुंच पाता। मनुष्यता की सर्वोच्च स्थिति उससे क्या अपेक्षा करती है
कि वो कोई भी कार्य मानवीय संबंधों, इंसानियत के संबंधों को ध्यान में रखते हुए करे। यानी उसके कार्य से सहानुभूति का भाव प्रकट होना चाहिए, न्यायप्रियता प्रकट होनी चाहिए, दया का भाव प्रकट होना चाहिए, नैतिक होने चाहिए उसके कार्य। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति में मनुष्य के संबंध कैसे विकसित हो रहे हैं? बाजार के संबंधों के रूप में विकसित हो रहे हैं। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से तभी संबंध स्थापित करता है जब उसे लगता है कि इससे उसे कुछ आर्थिक लाभ होगा, तभी वो उससे संबंध बनाता है। किस संस्कृति में? उपभोक्तावादी संस्कृति में। आरंट इस उपभोक्तावादी संस्कृति की आलोचक है, क्योंकि वो मानते हैं कि ऐसी संस्कृति में मानवीय संबंधों का विकास नहीं हो पाता, जो मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। मनुष्य इंसानियत के संबंधों को भूलता जा रहा है, बाजारी संबंधों की जाल में फंसकर, ऐसा आरंट मानती है। और इसीलिए वो कहती है कि मनुष्य की गतिविधि का सर्वोत्तम स्तर है कार्यवाही या क्रिया, जिसको वो एक्शन कहती है। इसको कहती है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र का विषय है, राजनीतिक क्षेत्र का विषय है, और ये गतिविधि न तो चेतन विहीनता की स्थिति है और न ही इसमें चेतना युक्त बाजार की स्थिति होती है। ये कहती है कि यहां पर आकर मनुष्य पूरी चेतना के साथ अपनी मानवीय गतिविधियों को करता है, जो मानवीय मूल्यों पर आधारित होती हैं, और इन गतिविधियों के माध्यम से मनुष्य को मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है। वो कहती है कि जब ये मनुष्य स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता है जो उसे अन्य प्राणियों से अलग करती है। कौन सी विशेषता? कि व्यक्ति में अमरत्व की लालसा होती है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो इस दुनिया में आया है तो कुछ ऐसे कार्य करके जाए जिससे समाज उसे याद रखे, समाज उसका मान करे, और ये मान उसे तभी मिलेगा जब वो उस दिशा में कुछ कार्य करे, लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए कोई कार्य करे। और ये लालसा केवल कार्यवाही द्वारा ही संभव हो पाती है। आप देखते हैं कि इतिहास में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने मानवता के लिए कार्य किया है, जैसे मार्टिन लूथर किंग ने, अब्राहम लिंकन ने दासों को मुक्त कराने के लिए कार्य किया, नेल्सन मंडेला ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, काले लोगों की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, गांधी ने साउथ अफ्रीका में रहते हुए और भारत में आने के बाद भारतीय जनता की मुक्ति के लिए कार्य किया, समाज के उत्थान के लिए कार्य किया, समाज में जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए कार्य किया। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, अरविंद घोष, तमाम ऐसे महान लोग रहे हैं जिनको हम याद करते हैं। किस कारण से? क्योंकि उनकी जो क्रिया, उनकी जो गतिविधि रही है वो व्यक्तिगत हित तक सीमित नहीं रही है। उन्होंने सिर्फ अपने लिए कार्य नहीं किया, पूरे समाज के लिए कार्य किया, इसलिए वो अमर है। तो आरंट इसी बात को इंगित करते हुए कहती है कि व्यक्ति अमर तभी बन सकता है जब उसके द्वारा समाज हित के कार्य किए जाएं, सभी लोगों के हित के कार्य किए जाएं, मानवीय मूल्यों के आधार पर कार्य किए जाएं। और ये कार्य व्यक्ति निजी जीवन जीते हुए नहीं कर सकता, मतलब निजी क्षेत्र में इन कार्यों को संपन्न नहीं किया जा सकता। इसके लिए सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति का प्रवेश जरूरी है, राजनीति में व्यक्ति का प्रवेश जरूरी है। इसलिए राजनीति सर्वोत्तम सार्वजनिक क्षेत्र है, कार्यवाही का क्षेत्र है, क्रिया का क्षेत्र है। जो कुछ हम सोचते हैं उसको अंजाम देने का क्षेत्र है। तो इस तरीके से 3 मानवीय क्रियाओं की चर्चा की गई और स्वतंत्रता को इसी आधार पर विश्लेषित किया गया
कि यहां आकर इस गतिविधि के माध्यम से मनुष्य वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। वैचारिक स्वतंत्रता की स्थिति राजनीति में आकर ही बनती। हालांकि हन्ना ये भी मानती है कि आधुनिक समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर संकट है, क्योंकि इन समाजों में व्यक्ति के निजी हितों की रक्षा के लिए बहुत शक्तिशाली राष्ट्रव्यापी संगठन बनाए गए हैं और इन संगठनों की मौजूदगी से सार्वजनिक समस्याओं की ओर से ध्यान हट गया है। दूसरी वजह यह है कि आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति तो बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन इसके कारण से चिंतन और मनन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ दर्शन पीछे छूट गया है। मनुष्य की सोचने की क्षमता, कार्यवाही की क्षमता कुंठित हो गई है और उसकी सारी गतिविधि कहां तक सीमित हो गई है? मनुष्य की श्रम और कृत्य तक। वो लेबर करता है, वो वर्क करता है, लेकिन एक्शन के क्षेत्र में वो नहीं आ पाता, वो कार्यवाही के क्षेत्र में नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे हन्ना आरेंट के सर्वाधिकारवाद के संबंध में विचारों को। सर्वाधिकारवाद के विषय में उनकी क्या धारणा है, इसके विषय में जानेंगे। उनके विचारों को जानने से पहले हम ये जान लें कि सर्वाधिकारवाद है क्या और कैसे इसका विकास हुआ। जहां तक इस शब्द का प्रश्न है, सर्वाधिकारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुसोलिनी के द्वारा किया गया था, जब उसने घोषित किया था कि सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। सामान्य अर्थों में आप ये कह सकते हैं कि सर्वाधिकारवाद एक आधुनिक निरंकुश तंत्रीय विचारधारा है। निरंकुश तंत्र का पर्याय है जो 20वीं शताब्दी में हिटलर और मुसोलिनी के शासन में प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त हुआ। हिटलर ने जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना की और इटली में मुसोलिनी के द्वारा फांसी दल के नेतृत्व में फांसीवादी शासन की स्थापना की गई। ऐसा नहीं है कि कभी इतिहास में निरंकुश तंत्र का वजूद न रहा हो। अगर आप दुनिया के इतिहास को देखें तो बहुत सारे देशों में बहुत सारे शासक ऐसे रहे हैं जिन्होंने निरंकुश तरीके से हर तरह की मर्यादा से मुक्त होकर शासन कार्य किया है। लेकिन जो आधुनिक निरंकुश तंत्र है, जिसे हम सर्वाधिकारवाद के नाम से जानते हैं, अर्थों में पारंपरिक निरंकुश तंत्र से भिन्न है। इसकी खासियत यह है, ये एक ऐसे राज्य की स्थापना करता है जिस राज्य के पास सिर्फ और सिर्फ अधिकार होते हैं, नागरिकों के हिस्से सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य आते हैं। शब्द से ही स्पष्ट है, सर्व अधिकारवाद। सारे अधिकार राज्य के पास है, शासक के पास है, जनता के पास कोई अधिकार नहीं है। यानी वो राज्य, वो शासन व्यवस्था जनता के अधिकारों की उपेक्षा करती है और जनता के जीवन पर हर क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करती है, वो सर्वाधिकारवादी राज्य है, वो सर्वाधिकारवादी विचारधारा है। हिटलर और मुसोलिनी जैसे शासकों ने ऐसे ही कार्य किया, जिनका ये कहना था कि जनता सिर्फ नेता के आदेश का पालन करे, शासक के आदेश का पालन करे, उसे प्रश्न पूछने का, तर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। अपने तरीके से इन्होंने सर्वाधिकारवादी शासन की व्याख्या की
बहुत से विचारकों ने सावियवी विचारधारा के आधार पर सर्वाधिकारवाद को उचित ठहराया। सॉरी, सावियवी विचारधारा क्या कहती है? राज्य और व्यक्ति का संबंध शरीर और अंगों के समान है। राज्य एक संपूर्ण शरीर के समान है और अंग उस शरीर के अंग है, व्यक्ति उसके अंग है। जैसे शरीर से बाहर रहकर, शरीर से पृथक रहकर अंगों का कोई वजूद नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अगर हम शरीर से अंग को अलग कर दें, अंग पृथक रूप से जीवित नहीं रह सकता। वैसे ही राज्य से हटकर, राज्य से बाहर व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है, व्यक्ति का कोई वजूद नहीं है। शरीर के अंग के रूप में तो व्यक्ति का महत्व हो सकता है, क्योंकि शरीर राज्य है, इसलिए राज्य महत्वपूर्ण है व्यक्ति की तुलना में। राज्य रूपी शरीर के आदेशों का पालन व्यक्ति रूपी अंगों के द्वारा बिना किसी प्रश्न के किया जाना चाहिए। ऐसा सावियवी विचारधारा के अंतर्गत अल्फ्रेड कोबा जैसे विचारकों ने बताया। ब्रेजेजिस्की जैसे विचारक ने सर्वाधिकारवाद की जो विशेषताएं बताई, उनमें से है कि ये जो शासन व्यवस्था है, ये जो विचारधारा है, एक निश्चित विचारधारा में विश्वास रखती है। यानी सर्वाधिकारवाद, सर्वाधिकारवादी राज्य, सर्वाधिकारवादी शासन, उसकी अपनी एक विचारधारा होती है। उस विचारधारा को लागू करने के लिए ही वो कार्य करता है। जैसे आधुनिक विश्व में अगर हम देखें, बहुत से एक दलीय राज्य रहे हैं जिन्होंने सर्वाधिकारवादी शासन स्थापित किया है। जैसे जो कम्युनिस्ट पार्टीज का शासन रहा है विभिन्न देशों में, एक दल का शासन रहा है, सोवियत संघ रहा हो या चीन रहा हो, सभी देशों में साम्यवादी विचारधारा को लागू करने का प्रयास किया जाता है। दल ऐसे ही कार्यक्रम बनाता है, ऐसी ही नीतियां तय करता है और उन्हें लागू करवाता है, जिससे उस विचारधारा को क्रियान्वित किया जा सके, जो विचारधारा कम्युनिज्म के रूप में, साम्यवाद के रूप में, समाजवाद के रूप में, मार्क्सवादी समाजवाद के रूप में, स्टालिनवादी समाजवाद के रूप में दुनिया में प्रचलित रही है। एक तो सर्वाधिकारवाद एक विचारधारा में विश्वास रखता है, दूसरे इसका एक नेता होता है और नेता के द्वारा निर्देशित राजनीतिक दल होता है। सर्वाधिकारवाद हमेशा एक व्यक्ति के नेतृत्व में विश्वास रखता है, एक नेता का अनुसरण करने के आदेश दिए जाते हैं और ये नेता ही अपने हिसाब से राजनीतिक दल का गठन करता है। जैसे जर्मनी में हिटलर के द्वारा नाजी दल का गठन किया गया और नाजी दल के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को आदेशित और निर्देशित करने का प्रयत्न किया गया। मुसोलिनी ने इटली में फांसी दल का गठन किया और उस दल के कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास किया। कम्युनिस्ट देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज का एजेंडा लागू होता है। तीसरी खासियत ब्रेजेजिंस्की ने क्या बताई सर्वाधिकारवाद की? ऐसी व्यवस्था में आतंकवादी पुलिस नियंत्रण होता है, यानी पुलिस का लोगों के जीवन पर आतंक फैलाकर अधिकार स्थापित किया जाता है, लोगों को डराया जाता है ताकि लोग व्यवस्था के विरुद्ध कुछ भी ना बोल सके। पूरी तरह जीवन के हर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है, चाहे वो जनसंचार माध्यम हो,
धर्म हो, सेना हो, इकोनॉमी हो, इवन फैमिली लाइफ पर भी पूरा नियंत्रण स्थापित हो जाता है। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इस तस्वीर में ये दर्शाया गया है कि कैसे एक सर्वाधिकारवादी राज्य में रिलीजन यानी धर्म पर भी राज्य का नियंत्रण होता है, शासक का नियंत्रण होता है, अर्थव्यवस्था भी उसके नियंत्रण के दायरे में होती है, एजुकेशन व्यवस्था भी ऐसे निर्मित की जाती है जिससे उसकी विचारधारा को क्रियान्वित किया जा सके, दल के कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा सके। फैमिली लाइफ पर भी पूरा नियंत्रण होता है। शासक का वही नियंत्रित और निर्देशित करता है, और मीडिया जिसको जन इच्छा की अभिव्यक्ति का माध्यम समझा जाता है, उस पर भी सरकार का नियंत्रण होता है। यानी संचार माध्यम वही विचार प्रकाशित कर सकते हैं जिनको प्रकाशित करने की छूट व्यवस्था धारकों के द्वारा दी जाती है। शासन की इच्छा के विरुद्ध जाकर मीडिया किसी विचार का प्रकाशन नहीं कर सकता। ये टोटलिटेरियन स्टेट में होता है। चाइना के विषय में आप सुनते होंगे कि कैसे वहां पर आजकल जो उइगर मुसलमान हैं, उनके जीवन पर कैसा नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है, और उस नियंत्रण के माध्यम से उनको यातना में जीवन जीना पड़ रहा है। क्या नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है? वो अपने हिसाब से अपनी पारंपरिक पोशाक नहीं धारण कर सकते, और आजकल तो यहां तक हो रहा है कि कुरान का वही वर्जन वो पढ़ सकते हैं जो वर्जन कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा उसके निर्देशन में तैयार किया गया है। यानी ओरिजिनल कुरान भी उनके द्वारा नहीं पढ़ी जा सकती। ये एक सर्वाधिकारवादी राज्य का लक्षण होता है। उइगर मुसलमानों की फैमिली लाइफ पर भी चाइनीज गवर्नमेंट का पूरा नियंत्रण है, क्योंकि चीन के अधिकारियों को ये निर्देशित किया जाता है कि वो इन परिवारों में जाकर वहां की गतिविधियों का अवलोकन करें, वहां रहें, उन परिवार के लोगों के साथ अपने क्षण बिताएं, समय बिताएं, और देखें उन पर किसी तरह का बाहरी वैचारिक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। क्या वो कम्युनिस्ट शासन के उसकी विचारधारा के अनुरूप ही अपनी फैमिली लाइफ जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं? देखभाल करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है हर परिवार में। ये टोटलिटेरियन स्टेट की विशेषता है, सर्वाधिकारवादी राज्य की विशेषता है। तो संक्षेप में सर्वाधिकारवादी राज्य हम उसे कहते हैं जिसमें सारे अधिकार राज्य के पास होते हैं। राज्य का जीवन के सभी क्षेत्रों पर, चाहे वो निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो, सभी पर राज्य का नियंत्रण होता है। इस बल पर उसका नियंत्रण होता है, जनसंचार माध्यमों पर नियंत्रण होता है, सेना पर उसका एकाधिकार होता है, और एक शक्तिशाली नेतृत्व होता है, शासक होता है, जिसके अनुसरण की हिदायत आम जनता को दी जाती है। आम जनता से केवल कर्तव्य पालन के लिए कहा जाता है, अनुशासन के लिए कहा जाता है, उसके हर अधिकार की मांग को दबा दिया जाता है। ये टोटलिटेरियन स्टेट की खासियत होती है। जहां तक हन्ना आरेंट के विचारों की बात है, आरेंट जर्मनी जैसे सर्वाधिकारवादी राज्य की मूल नागरिक थी। वहां रहते हुए उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया था कि सर्वाधिकारवादी व्यवस्था कैसी होती है। लिहाजा उन्होंने सर्वाधिकारवाद के ऊपर बहुत ही दूरगामी और सूक्ष्म व्याख्या प्रस्तुत की है। इसलिए उन्हें सर्वाधिकारवाद का असर्वाधिकारवादी व्याख्याता माना जाता है।
और सर्वाधिकारवाद के विषय में चर्चा उन्होंने अपने ग्रंथ सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति में की है। उन्होंने सर्वाधिकारवाद को बहुत गहराई से उसे विश्लेषित किया है कि कैसे उसका उद्भव होता है, इसका ऐतिहासिक आधार क्या है, दार्शनिक कारण क्या है, वैचारिक कारण क्या है सर्वाधिकारवाद के उदय के पीछे। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वाधिकारवाद के विषय में आरंट की जो धारणा है वो पारंपरिक धारणा से भिन्न है। पारंपरिक रूप में सर्वाधिकारवाद को जैसे पेश किया जाता रहा है एक निरंकुश शासन के रूप में, उससे थोड़ी भिन्न है उनकी धारणा, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव किया था। उनकी धारणा क्या है, वो सर्वाधिकारवाद किसको मानती है और क्या विशेषताएं बताती है सर्वाधिकारवाद की, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हन्ना आरेंट ये कहती है कि एक सर्वाधिकारवादी राज्य में समाज के जो पारंपरिक मूल्य होते हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है और एक नई मूल्य व्यवस्था स्थापित की जाती है। सर्वाधिकारवादी शासक अपनी तरह से एक नई मूल्य व्यवस्था स्थापित करते हैं, उसी को आदर्श मानते हैं और ये चाहते हैं कि आम जनता उन्हीं मूल्यों का अनुसरण करे। उनकी मूल्य व्यवस्था क्या होती है? आरेंट ये कहती है कि उस मूल्य व्यवस्था के अंतर्गत निर्दोष व्यक्ति निंदा और घृणा का पात्र होता है तथा अपराधी खुले घूमते हैं या उनका सम्मान किया जाता है। ये एक तरह से व्यंग्य है आरेंट का सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के मूल्यों पर। उनकी मूल्य व्यवस्था कैसी होती है? आमतौर पर जो पारंपरिक मूल्य व्यवस्था है उसमें माना जाता है कि सज्जन लोगों के अधिकारों की रक्षा और दुर्जनों का दमन शासन सत्ता का उद्देश्य होना चाहिए। शासन सत्ता को इसके लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन आरेंट ये कहती है कि सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में जो मूल्य व्यवस्था स्थापित होती है वो पारंपरिक मूल्य व्यवस्था से नितांत भिन्न है, क्योंकि इसमें निर्दोष व्यक्ति ही अपराधी माना जाता है, उसी की निंदा की जाती है, उसी को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। जो अपराधी है वो खुलेआम घूमते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हैं, कई बार उनको सम्मानित भी किया जाता है। दूसरे वो कहती है कि इस तरह की व्यवस्था में अपराधियों में सामूहिक अपराध की भावना बढ़ने लगती है। अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। जब उन्हें सम्मानित किया जाएगा तो नेचुरल है कि उनका मनोबल बढ़ेगा। बढ़े हुए मनोबल के तहत सामूहिक अपराध की तरफ अग्रसर होते हैं, यानी समूह में व्यक्तियों के साथ अपराध करते हैं और अपराधियों का एक संगठन बनने लगता है। आरेंट को इसका प्रत्यक्ष अनुभव था। जर्मनी में रहते हुए उन्होंने देखा था कि कैसे एक समूह के रूप में यहूदियों के साथ नाजियों के द्वारा, नाजी शासकों के द्वारा इस तरह का अपराध किया जा रहा है। अनायास ही उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनके जीवन का हनन किया जा रहा है, जीवन जीने लायक परिस्थितियां उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जा रही। तीसरे उन्होंने बताया सर्वाधिकारवादी राज्य में स्थापित कानून और व्यवस्था के प्रति आम लोगों में विश्वास कम होने लगता है और उनमें असहायता और असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। मुसोलिनी ने क्या बताया था सर्वाधिकारवादी राज्य को जब परिभाषित किया था? सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है।
राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। यानी राज्य के आदेशों का पालन करो तो व्यक्ति का जीवन सुरक्षित है, ये संदेश था। लेकिन आरंट ये कहती है कि जो सर्वाधिकारवादी राज्य उन्होंने अनुभव किया है, ऐसा सर्वाधिकारवादी राज्य है जिसमें राज्य के प्रति लोगों का कोई भरोसा नहीं है। राज्य की कानून व्यवस्था के प्रति लोगों में कोई विश्वास नहीं है। लोग भयग्रस्त हैं क्योंकि राज्य की पुलिस भी नाजियों के आदेश के अनुसार कार्य करती है। वो जनता की कोई बात नहीं सुनती। जनता एक तरह से असहाय है, उसके अंदर असुरक्षा की भावना है कि उसका जीवन खतरे में पड़ेगा, कौन उसकी रक्षा करेगा। और यह असुरक्षा का भाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कभी कभी सीधे साधे लोगों को भी, निर्दोष लोगों को भी अपनी रक्षा के लिए अपराधियों पर निर्भर होना होता है। अपराधियों से संपर्क साधते हैं। अगर उनके जीवन पर खतरा मंडराता है तो आप उनके जीवन की रक्षा कीजिएगा। इस तरह से आम जनता के द्वारा भी ना चाहते हुए अपराधियों को क्या प्रदान की जाती है सर्वाधिकारवादी राज्य में, और ऐसा करना उनकी मजबूरी बन जाती है क्योंकि उन्हें अपना जीवन सुरक्षित प्रतीत होता है। और असुरक्षित क्यों प्रतीत होता है? कि राज्य की मशीनरी पर, राज्य की पुलिस पर, राज्य की कानून व्यवस्था पर उनका कोई भरोसा नहीं रह जाता। जब वो देखती है कि निर्दोष लोगों को दंडित किया जा रहा है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उसका विश्वास धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर से उठता चला जाता है। चौथे आरंट ये कहती है कि सर्वाधिकारवाद का केंद्र बिंदु एक छद्म वैज्ञानिक विश्व दृष्टि या विचारधारा होती है। अधिनायक या सर्वाधिकारवादी शासक ये कहते हैं कि उनकी विचारधारा वैज्ञानिक है, इसलिए उसको फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन आरंट ये कहती है कि उनकी विचारधारा की वैज्ञानिकता छद्म है, छलावा है। वास्तव में उनकी विचारधारा वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक विचारधारा होती तो सबके कल्याण की बात सोचती। हकीकत यह है कि अधिनायकवादी शासन सिर्फ शासकों के हित की बात सोचता है और इसलिए अपने विचार के अनुरूप समाज को गढ़ना चाहता है। और इस प्रयास में वो न चाहते हुए या चाहते हुए, जैसे भी हो, वो समाज को निरंतर विध्वंस की तरफ ले जाता है। अपनी विचारधारा के आधार पर समाज के पुनर्निर्माण की बात उसके द्वारा जरूर कही जाती है, लेकिन उसके प्रयासों का परिणाम ये होता है समाज दिनों दिन गर्त में चला जाता है, उसका विध्वंस होता जाता है और इस विध्वंस के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। जैसे आरंट के उदाहरण देती हैं कि अधिनायकवादी शासन के अंतर्गत, सर्वाधिकारवादी शासन के अंतर्गत इतिहास को परस्पर विरोधी जातियों या वर्गों के संघर्ष के रूप में देखा जाता है। आपने मार्क्सवाद पढ़ा है। मार्क्स भी क्या कहते हैं कि इतिहास दो वर्गों का संघर्ष है। एक वो वर्ग जो शोषक रहा है और दूसरा वो वर्ग जो शोषित रहा है। वो वर्ग जो संपन्न रहा है और दूसरा वो वर्ग जो विपन्न रहा है। इन दोनों के बीच अपने हितों को लेकर हमेशा संघर्ष चलता रहा है। भारत जैसे देश में आप देखते हैं इतिहास की व्याख्या की गई कि जातियों के बीच संघर्ष चलता रहा है। आरंट ये कहती है कि ऐसी विचारधारा अधिनायकवादी विचारधारा है, क्योंकि इस तरह का इतिहास की व्याख्या करने का परिणाम ये होता है कि लोगों में यही भावना घर करने लगती है, यही विश्वास जन्म लेने लगता है। वास्तव में समाज दो विरोधी वर्गों या जातियों का संघर्ष है। लोगों का पूरा जीवन इसी संघर्ष में चला जाता है। उनकी सहज बुद्धि और व्यावहारिक ज्ञान
नष्ट हो जाते हैं। वो ये नहीं सोच पाते कि हर व्यक्ति व्यक्ति है, किसी जाति विशेष का सदस्य नहीं है या किसी वर्ग विशेष का सदस्य नहीं है। लेकिन विचारधारा के आधार पर आम लोगों की बुद्धि को इस तरीके से मोल्ड कर दिया जाता है, इस तरीके से उसमें परिवर्तन ला दिया जाता है, इस तरह जिसको कहते हैं बीज वपन कर दिया जाता है इस संघर्ष का, कि इस संघर्ष के दायरे से हटकर वो सामान्य समाज के बारे में सोच ही नहीं पाते। कोई भी काम वो करते हैं, कोई भी रिजल्ट आता है किसी काम का, वो उसी नजरिए से उसको आंकने की कोशिश करते हैं। ये किस जाति या किस वर्ग के हित में है, किस वर्ग के विरोध में है, किस जाति के विरोध में है। आरंट का संकेत इस तरफ है। आरंट इसे छद्म वैज्ञानिक विश्व दृष्टि कहती है, जिसके आधार पर सर्वाधिकारवादी राज्य एक नए समाज के पुनर्गठन की घोषणा करता है, प्रयास करता है, लेकिन वास्तव में उसके इस प्रयास का परिणाम ये होता है कि समाज दिनों दिन विध्वंस की तरफ आगे बढ़ता चला जाता है, उसका नाश होने लगता है और नाश के बाद फिर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया की आवश्यक अनुभव होने लगती है। पांचवी विशेषता आरंट ने सर्वाधिकारवादी शासन की क्या बताई? अपनी विचारधारा की पुष्टि और उस विचारधारा के अगेंस्ट में जो लोग हैं, जो राजनीतिक विरोधी हैं सर्वाधिकारवादी शासकों की, उनका दमन करने के लिए इसमें आतंक का भरपूर प्रयोग किया जाता है। आपने चीन में क्रांति का इतिहास पढ़ा होगा। ऐसे समाजवाद की स्थापना के लिए माओ त्से तुंग के नेतृत्व में जो क्रांति हुई, उस क्रांति के तहत लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा गया। लोग जो साम्यवादी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते थे या जो माओ त्से तुंग के विरोधी थे, सर्वाधिकारवादी विचारधारा कभी भी विरोध को पसंद नहीं करती, वो विरोधियों का खात्मा कर देना चाहती है। लोकतंत्र की खासियत क्या होती है कि इसमें विरोध को बर्दाश्त किया जाता है, विरोध को सम्मान दिया जाता है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होता है, यहाँ तक कि सरकार की आलोचना करने का अधिकार भी लोकतंत्र में नागरिकों को दिया जाता है। लेकिन जो सर्वाधिकारवादी व्यवस्था है वो लोकतंत्र के नितांत विपरीत है और इसमें विरोध को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता। जो विरोध करेगा उसका आतंक के बल पर, हिंसा के बल पर तुरंत खात्मा कर दिया जाता है। इसके लिए यातना शिविर स्थापित किए जाते हैं और इन यातना शिविरों में तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, जैसे एक जैसी वेशभूषा पहनने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता है, सिर मुड़ाने के लिए विवश किया जाता है। हन्ना आरंट को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव था। एक यहूदी के रूप में जो जर्मनी में यातना शिविर स्थापित किए गए थे, उस यातना शिविर की भुक्तभोगी रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसे विचार व्यक्त किए। इसके साथ साथ पारंपरिक नैतिक मूल्यों में तटस्थ रहने के साथ साथ विकृत नैतिकता की स्थापना करती है सर्वाधिकारवादी व्यवस्था, जिसमें अहिंसा के स्थान पर हिंसा का समर्थन किया जाता है। आपने देखा कि इतिहास में बहुत सारे ऐसे नायक रहे हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य रहे हैं जिन्होंने अहिंसक तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया, लोगों को अधिकार दिलाए। लेकिन जो सर्वाधिकारवादी शासक होते हैं वो कभी भी अहिंसा में विश्वास नहीं रखते, शांति में विश्वास नहीं रखते। हिटलर और मुसोलिनी क्या कहते थे? शांति तो कायरों का स्वप्न है। शांति जो कायर होते हैं वो शांति की राग अलापते हैं, जो वीर होते हैं वो युद्ध करते हैं, वो अपने विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करते,
वो हिंसा का आश्रय लेते हैं। ये एक हिंसक विचारधारा है, हिंसक राज्य व्यवस्था है जो हिंसा का समर्थन करती है, हिंसा का पोषण करती है, हिंसा के माध्यम से ही अपनी विचारधारा को क्रियान्वित करना चाहती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है। इसके साथ साथ आरंट ये भी बताती है कि जो प्राचीन निरंकुश तंत्र था, निरंकुश राजाओं ने निरंकुश शासन की स्थापना की, उनकी खासियत ये थी कि वो किसी तरह के परिवर्तन का स्वागत नहीं करते थे, वो परिवर्तन का विरोध करते थे। वो क्या चाहते थे कि जैसी पारंपरिक व्यवस्था चली आ रही है वैसी ही चलती रहनी चाहिए, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आधुनिक सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं हैं वो अपने अस्तित्व के लिए निरंतर परिवर्तन पर निर्भर करती है और उनका लक्ष्य चूंकि विवेकपूर्ण नहीं होता, इसलिए वो शक्ति का विस्तार चाहती है, अपनी शक्ति में दिनों दिन वृद्धि चाहती है और शक्ति में ये वृद्धि परिवर्तन के माध्यम से प्राप्त करना चाहती है। परिवर्तन कहाँ? लोगों के मन मस्तिष्क में परिवर्तन, परिवेश में परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन, लोगों की सोच में परिवर्तन। ये लक्ष्य होता है सर्वाधिकारवादी राज्य का। फिर क्या कहती है आरंट? सर्वाधिकारवादी राज्यों में हम ये देखते हैं कि एक अनियमित आंदोलन के रूप में हमारे सामने आती है, जिसमें सर्वोच्च शक्ति गुप्त पुलिस के हाथ में रहती है, सरकार के हाथ में नहीं। एक तो राज्य की पुलिस होती है, लेकिन सर्वाधिकारवादी राज्य में जो शासक होता है, जो अधिनायक होता है, वो व्यक्तिगत रूप से अपनी गुप्त पुलिस की स्थापना करता है। तो गुप्त पुलिस गोपनीय तरीके से जनता के विभिन्न वर्गों में घूमकर उनकी गतिविधियों को देखती है, नियंत्रित करती है, आतंक स्थापित करती है। और ऐसी स्थिति में राज्य के साथ जो प्रभुसत्ता का सिद्धांत जुड़ा है या जो उसकी सत्ता की वैधता की बात कही जाती है, राज्य के आदेश इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो कानून सम्मत होते हैं, कानून द्वारा उसको अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ये सारी विचारधारा धूमिल पड़ जाती है। राज्य की प्रभुसत्ता, राज्य की सत्ता की वैधता, ये सारे सिद्धांत बेमायने हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं। अर्थ किसका रहता है? केवल अधिनायक के आदेश का, अधिनायक की इच्छा का। आरंट ने यह भी कहा कि लेनिनवाद के अंतर्गत ये माना गया, लेनिन रशिया के थे और उन्होंने मार्क्सवादी समाजवाद में अपने तरीके से संशोधन किया। उसकी जो साम्यवादी व्यवस्था थी, अधिनायकवादी व्यवस्था थी, उसमें लेनिन एक अधिनायक के रूप में उभरे थे। उन्होंने अपनी एक अलग विचारधारा स्थापित की थी, मार्क्सवाद को संशोधित करते हुए। उस विचारधारा के अंतर्गत उन्होंने ये माना था कि सत्य को जानने के लिए कार्य करना जरूरी है, क्रिया के माध्यम से ही सत्य को जाना जा सकता है। आरंट ये कहती है कि सर्वाधिकारवाद में सत्य को जाना ही नहीं जा सकता, उसकी खोज ही स्थगित हो जाती है क्योंकि वैसी परिस्थितियां नहीं रहती। खोज वहां होती है, सत्य की खोज वहां होती है जहां पर विचार विमर्श होता है, तर्क वितर्क होता है, हर तरफ से हर व्यक्ति अपनी सोच के मुताबिक अपनी बात रखता है। लेकिन सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में तो ऐसा कोई माहौल ही नहीं होता। जनता को सिर्फ शासक के आदेश मानने हैं, कोई तर्क नहीं करना है, कोई प्रश्न नहीं करना है। साथ ही ऐसी व्यवस्था में माना जाता है कि हर चीज संभव है। इस प्रवृत्ति के कारण अधिनायकवादी शासक ऐसी नीतियों का निर्माण करता है जिसका उद्देश्य बल प्रयोग के द्वारा एक स्थिति को उस नीति के
अनुकूल बनाना होता है। लास्टली आरंट ने यह कहा कि सर्वाधिकारवाद के विकास में साम्राज्यवाद का बड़ा योगदान है। साम्राज्यवाद यानी एक राज्य की दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके राज्य का विस्तार करने की नीति। इतिहास में बहुत सारे शासकों ने, आपने पढ़ा होगा, युद्ध के माध्यम से अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। जब ये शासक अपने देश की सीमाओं को पार करते थे आक्रमण के माध्यम से, कई बार उनका उद्देश्य आर्थिक भी होता था। ऐसा आपने देखा कि ब्रिटेन जैसे राष्ट्र ने आर्थिक लाभ के उद्देश्य से उपनिवेश स्थापित किए दुनिया के विभिन्न देशों में। आर्थिक लाभ उन्हें मिलता रहे, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो राजनीति में भी हस्तक्षेप करें। और जब उन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप किया, इन साम्राज्यवादी शासकों ने उन उपनिवेशों, उन साम्राज्यों की जनता की सहमति के बिना कार्य किया। उनके विचारों को, उनके मत को कोई महत्व नहीं दिया, उनकी वैचारिक स्वतंत्रता को कुचल कर रख दिया और इस तरीके से मानवता को अपार क्षति पहुंचाई है। साम्राज्यवाद का भी एक बड़ा योगदान रहा है सर्वाधिकारवाद के विकास में, ऐसा आरंट मानती है। आपने देखा कि आरंट ने सर्वाधिकारवाद की बहुत सूक्ष्मता के साथ व्याख्या की और उसके विश्लेषण में ऐतिहासिक घटनाओं, सिद्धांतों और जनता की मनोदशाओं के मध्य क्या अंतःक्रिया होती है उसको अभिव्यक्त किया है। आशा है आपको आरंट के सर्वाधिकारवादी विचार स्पष्ट हुए होंगे।